नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और ये आपको जानकारी देगी कि पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर कनाडा में क्या करते हैं। मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था, इस साल नवंबर में 16 नई कैटेगरी कनाडा की अथॉरिटीज ने ऐड की हैं। उनमें से एक ये भी है कि पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर्स। बेसिकली आपने देखा होगा कि भारत में इनको अकाउंटेंट कहा जाता है। जो जूनियर लेवल के इंडिया में अकाउंटेंट होते हैं उनसे ये काम लिए जाते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनकी ड्यूटीज क्या क्या है, फिर इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। यदि वो कनाडा में आना चाहेंगे तो जनवरी 2023 से वो आ सकते हैं, विद फैमिली आएंगे और बहुत आसान है। थोड़ा मैं बैकग्राउंड बताता हूं कि यहाँ पे आप डायरेक्ट अकाउंटेंट बन के नहीं आ सकते हो। उसका कारण क्या है कि ये इनकी एक एसोसिएशन है। जब आप कनाडा पहुंचोगे एज ए पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर पहले आओगे, आपको तनख्वाह वगैरह मिलनी चालू हो जाएगी, आप काम पे जाना चालू करोगे। यहाँ पे रहते हुए आपको उनकी एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा। उनकी जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जिनके लिए यहाँ ट्यूशन वर्क भी दिया मिलता है, तो आपने वो एग्जाम जब पास कर लोगे फिर उनकी आपको लाइसेंस मिल जाएगा, फिर आप अकाउंटेंट के तौर पे काम कर सकते हो। अकाउंटेंट की तनख्वाह लगभग इससे डबल होती है। सबसे पहले मैंने पहले आपको बात क्लियर कर दी कि भारत में हम लोग इनको अकाउंटेंट कहते हैं, यहाँ पे हम इनको पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। पहले मैं बता रहा हूं कि उनकी जॉब रोल्स कनाडा में क्या होती हैं। देखो क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी के ऑफिस में एक कॉमन स्टाफ होता है, पर सभी प्रोजेक्ट शहर में अलग अलग जगह पे होते हैं। वहां से जो कंसर्न्ड लीड हैंड होते हैं या फोरमैन होते हैं, वो अलग अलग प्रोजेक्ट से पर वर्कर वो बताते हैं कि कितने बजे आया था, कितने बजे गया था और उसने कितने घंटे काम किया। तो पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर ने उनका जो फीडबैक दिया हुआ है उनका टोटल निकालना। कनाडा में हर 2 हफ्ते बाद तनख्वाह मिलती है। यहाँ पे तनख्वाह पर आवर के बेस के ऊपर होती है, इसलिए उसका जो टोटली हिसाब किताब रखना है कि एक वर्कर ने पिछले 14 दिन में कितने घंटे काम किया है, वो पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेवारी बनती है। इन घंटों के हिसाब से इनको घंटे मालूम हो गए कितने काम किया है, इनको ये मालूम हो गया कि उसकी तनख्वाह कितनी है पर आवर, तो वो उनकी तनख्वाह की कैलकुलेशन करते हैं। वर्करों को तनख्वाह चेक के रूप में भी मिल सकती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी होती है, और 90 दिन से जो कम वर्कर होते हैं जिनकी टोटल जो जॉब है अभी 90 दिन से कम है, उनको कैश भी कई बार दिया जाता है। अब देखो क्या है कि कनाडा में फर्स्ट पॉइंट टैक्स होता है। जब कोई भी वर्कर को तनख्वाह दी जाती है उससे पहले उसके अंदर 4-5 की कटौती होती हैं, जैसे कनाडा पेंशन प्लान, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, उसके एडवांस इनकम टैक्स की डिडक्शन, फिर जो एम्प्लॉयज का बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, उसका प्रीमियम, ऐसे कुछ कटौती की जाती हैं। और जो पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर है इसने वो कटौतियां काटनी होती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उसको पैसे भेजने होते हैं। फिर क्या वर्करों की इंक्रीमेंट की डेट का इनको मालूम होता है, उनका कितना ओवरटाइम लग गया है या रेगुलर पेमेंट उनकी कितनी है, उसका डाटा टोटली इसके पास होता है। और यही सर्विस कनाडा, जिसको भारत में हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, यहाँ पर हम उसको सर्विस कनाडा के नाम से पुकारते हैं। उनको टोटली ये डायरेक्ट एक इंफॉर्मेशन फीड करता है
साल बाद आपने इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है कि मैंने कितने पैसे लिए हैं। आपने आपके बैंक की स्टेटमेंट लगानी होती है। जो वर्कर, हर एक वर्कर को एक T4 नाम का फॉर्म मिलता है, वो आपका एम्प्लॉयर देता है। उधर से बैंक आपको ये भी देता है कि जितने आपके FDR या बैंक में पैसे पड़े हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, चाहे दिया नहीं है पर दिया जाएगा, वो फॉर्म चले जाता है। तो फिर सर्विस कनाडा जो है आपकी इनकम टैक्स का विदिन 2 वीक्स आपका फैसला कर देती है और वर्करों को T4 इशू करनी और वर्करों की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने में हेल्प करनी। फिर क्या है, वर्करों की पेमेंट में से जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस काटना और उनको कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजना। यदि किसी वर्कर, देखो इंडिया में तो क्या होता है कि हमें कहकर इंक्रीमेंट लगवाना पड़ता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे आ जाता है कि इन वर्करों का इंक्रीमेंट ड्यू है और उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है। और जो यहाँ पे आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार आप लोग कहते हो इंडिया से कि हमें विजिटर वीजे के लिए स्पॉन्सरशिप भेजो, तो हमें इस पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर से एक लेटर लेना पड़ता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि ये जॉब कहाँ कर रहा है, इसकी टोटली तनख्वाह कितनी बनती है, इसका एनुअल पेमेंट क्या होती है। एक तो ये वहाँ पे यूज होता है। दूसरा क्या है कि जब भी हम लोगों ने कोई मकान लेना है या कार लेनी है तो हमें इसे एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना पड़ता है ताकि हम प्रूव कर सकें कि हमें वहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं, हमें इतनी तनख्वाह मिलती है और हम उनका कर्जा वापस देने में समर्थ हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होती हैं। देखो, एक तो सीधी बात है कि 10+2 पास होने चाहिए। जो स्टूडेंट कनाडा में MBA किया करके हैं, जो यहाँ पे अकाउंटेंसी का कोर्स कर चुके हैं, वो इसके अंदर कवर अप होते हैं। वो कनाडा में रहते हुए भी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आए हुए हैं भारत से या दूसरे देशों से, यदि वो ये कोर्स कर रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे। जो भारत में कम से कम उन्होंने BA या MBA की हो, जैसे आप अक्सर जानते हो BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या जिसने MBA की हुई है, या जिसने BA अकाउंट फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन की हुई है, वो सभी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या क्या गुण होने चाहिए? एक्सीलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको अच्छे तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको आप पर्सनल डिपार्टमेंट कहते हो भारत में, लेबर लॉस और प्रैक्टिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपका मैथ अच्छा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि आप दूसरों से प्यार से बात कर सको और उनको हेल्पफुल एटीट्यूड आपका होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 2 साल चाहिए। इंग्लिश में कम से कम, देखो अभी तक वैसे इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि इसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, पर जो पिछले आ रहा है, जो अभी चल रहा है पुराना सिस्टम, उसके अंदर इसके आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि कनाडा में लेवल 1 और लेवल 2 सर्टिफिकेट है पेरोल या बुक कीपिंग में, वो भी इसके लिए वैलिड होना चाहिए, और इनको तनख्वाह स्टार्टिंग में $18 से $20 पर आवर मिलती है। यदि आप कनाडा आने की इच्छा रखते हो, ये जो नया सिस्टम है कनाडा की अथॉरिटी का, ये सिस्टम इसको कहते हैं TEER, टीयर सिस्टम। ये नवंबर इस साल अगले महीने से चालू होगा, और आप इसके लिए तैयारी कीजिए और आपकी फाइल एक्सप्रेस एंट्री में लगेगी और आप विद फैमिली कनाडा में आ सकोगे। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे जो व्यूवर हैं
उनका फ़ोन आते हैं कि कि आप उन्होंने कोई पुरानी वीडियो देखी होगी, उस टाइम पर कानून और था। अब से आप सभी ठान लो कि अभी आप सिर्फ वही वीडियो देखो जो अक्टूबर 2022 के बाद में लोड हो रही हैं। इससे पुरानी वीडियो देखने का आपको कोई लाभ होने वाला नहीं होगा, क्योंकि कनेडियन जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो टोटली ओवरऑल कर रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं ताकि आपकी फाइलें 1 साल की बजाय 6 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो सकें। सो प्लीज़ इन फ्यूचर यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो फ्री में, तो आपको कनाडा सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट, जिसको www.cic.gc.ca से नाम के से पुकारा जाता है, वहां से ले सकते हो। यदि आप YouTube के पर कोई वीडियो वॉच कर रहे हो तो प्लीज आप अक्टूबर 2022 के बाद में जो वीडियो लोड हो रही हैं इनको देखिए, तो आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगती है, आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस।